वेलकम टू माय ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, कैसे लगता है और क्या क्या कंडीशन है वहाँ पे, टॉर्क से किस तरह का और डिफिनीशन वगैरह डायपोल मोमेंट वगैरह निकलता है वो कैसे निकलेगा, कब ये इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में है, अनइक्विलिब्रियम में है, ये सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उससे भी एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो उस पर क्या नेट फोर्स भी लगता है या नेट फोर्स नहीं लगता है, ये किस पे डिपेंड करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिफॉर्म होने पे या नॉन यूनिफॉर्म होने पे उसका क्या इफेक्ट है, किस तरह का एक्सप्लेनेशन है, वो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे टॉर्क के बारे में बात करेंगे। टॉर्क, अच्छा एक चीज़ पहले ये समझा जाए, टॉर्क और फोर्स, जब तक फोर्स ना कहीं लगे टॉर्क नहीं आएगा, लेकिन फिर भी फोर्स और टॉर्क दोनों में अंतर हो जाता है। फोर्स जो है, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पे ये फोर्स लगा है तो ये इसे लीनियर मोशन में मूव कर देगा, ठीक है, मोशन देगा। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस पर हम लगा दें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसी फोर्स को मैं यहाँ पर लगाया हूँ ऐसे, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये आर और ये एफ, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये टॉर्क बन जाता है एफ इंटू आर और आर इंटू एफ। तो पता क्या चला कि जब टॉर्क बन, यही फोर्स जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड हो रहा है तो ये टॉर्क बन रहा और ये ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन में ले जा रहा है, मतलब ये हुआ। या फिर आप देखिए ये कार का स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग पे क्या करते हैं, ये इधर फोर्स लगाते हैं, इधर फोर्स लगाते हैं ऐसे, तो ये दोनों फोर्स इक्वल होता है लेकिन अपोजिट होता है और पैरेलल होता है, इसलिए ये कपल बनाते हैं। और कपल बनता है तो जहाँ कपल बनता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट रोटेशन में जाता है क्योंकि टॉर्क एग्जिस्टेंस में आ जाता है। और टॉर्क यहाँ पर फिर आपका क्या हो जाएगा, तो कोई एक फोर्स इनमें से और इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले करके और आप ये टॉर्क को निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह का चीज, मतलब कुल मिलाकर के एक बार नोटिस में ये रखें आप, फोर्स कॉजेज लीनियर मोशन, लाइनियर मोशन, और टॉर्क कॉजेज रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन। ये आपका दोनों में मेजर डिफरेंस है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तब की। मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर मैंने ये डायपोल को रखा, इसका पॉजिटिव चार्ज ये है, नेगेटिव चार्ज ये है, और जैसे ही आप ये दोनों चार्ज रखेंगे, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से कहीं से आ रहा है, ऑटोमेटिक इधर कहीं पे चार्ज है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है तो इसे अट्रैक्ट करेगा ना, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा तो ये एक फोर्स ये हो गया अट्रैक्शन का। मान लीजिए दिस इज एफ ए और ये हो गया क्यू ई ए, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा ई ए। उसी तरह से अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपल करेगा, ठीक है, और रिपल करेगा तो ये आपका हो गया एफ बी इजिकल टू क्यू ई बी, ये आपका होगा, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू फोर्स अपॉन चार्ज, इस फार्मूले से एफ इजिकल टू क्यू ई आपका निकलता है, बहुत यूजफुल फार्मूला है। यहाँ तक हम समझ गया कि एफ ए और एफ दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स से इस डायरेक्शन में ले जा रहा है, एक फोर्स इधर ले जा रहा है, और दोनों के दोनों पैरेलल हैं क्योंकि ये वाली डिस्टेंस इनके बीच का कम नहीं हो रहा है, कहीं भी आगे ले जाएंगे इधर ले जाए, कम नहीं हो रहा है, पैरेलल है। तो ये दोनों फोर्स आपके आ रहे हैं। तो अगर अब यहाँ पे दो केसेस अराइज होंगे, फोर्स हमने फाइंड कर लिया, अब दो केस अराइज होगा। पहला, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यहाँ पे दोनों जगह सेम चार्ज, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा, दोनों जो आपका क्यू ई ए, यहाँ का इस एफ ए का वैल्यू और एफ बी का वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्यू तो बराबर है, ई भी बराबर हो जाएगा।
उस केस में नेट फोर्स इस पे क्या लगेगा? कुछ नहीं, जीरो। नेट फोर्स ऑन दिस डायपोल जीरो हो जाएगा और इसलिए ये डायपोल लाइनियर मोशन इधर या इधर नहीं करेगा, नो लाइनियर मोशन। दूसरा केस ये बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो तब, अब ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, मान लीजिए कि ये इंक्रीजिंग है, ऐसे जैसे जैसे आगे जा रहा है ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब इंक्रीज कर रहा है आगे जाते हुए तो यहाँ पर कम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो यहाँ पर कम फोर्स हो गया, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। तो यहाँ ज़्यादा फोर्स, यहाँ कम फोर्स, इसलिए ज़्यादा में से ये कम माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स तो उस डायरेक्शन में है ना, और इसलिए ये जो डायपोल है ये थोड़ा मूव करेगा, लाइनियरली मूव करेगा। क्लियर? और उसी तरह से अगर मान लीजिए कि इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग है, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो ज़्यादा फोर्स यहाँ पर हुआ, कम फोर्स ये होगा, ऑटोमेटिक ये डायपोल इधर मूव कर जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ तक बात हो गई कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो तब, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये आपका एफ ए और एफ बी दो फोर्सेस हैं, ये दोनों जब इक्वल है यूनिफॉर्म वाले केस में, तब तो भाई क्लियर है कि वहाँ पे दोनों नेट फोर्स जीरो है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो थोड़ा नेट फोर्स आएगा, लाइनियर मोशन देगा, लेकिन डायपोल हर हाल में एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा इन दोनों फोर्स के चलते, क्योंकि दोनों बराबर हैं, अपोजिट हैं और पैरेलल हैं। या स्लाइट डिफरेंस होगा तो भी वो लगभग बराबर माने जाएंगे और वो महसूस करेंगे कि नहीं, दोनों लगभग इक्वल माने जाएंगे, और तब उस केस में टॉर्क होगा ही होगा, बनेगा ही बनेगा। मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों ही केस में टॉर्क लगता ही लगता है, लेकिन फोर्स का लगना डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नॉन यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, जिधर ज़्यादा होगा डायपोल उधर लाइनियर मोशन करेगा। सही है? अब आगे बढ़ेंगे। डायपोल में हम जानते हैं कि टॉर्क फाइंड करने के लिए हमको इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये आपका फोर्स और ये फोर्स दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही आपका दे रहा है, देखिए ये लाइन, इसको आप पीछे बढ़ाएं और ये थीटा एंगल से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये झुका हुआ था डायपोल, तो ये थीटा यहाँ भी हम मानेंगे, और डायपोल का जो लेंथ होता है वो होता है क्या? 2l। मान लीजिए ये 2l लेंथ इसका है, वेक्टर p इसका इधर डायरेक्टेड है ऐसे, तो ये 2l है, ये थीटा है, ऑटोमेटिक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2l sin थीटा। इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को मिल गया, फोर्स मिल गया, दोनों में से एक फोर्स लीजिए और ये डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना टॉर्क इस पर लग रहा है उसका फार्मूला निकल गया। लेट थीटा एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एफ ए क्यू ई ए ऑन माइनस क्यू, अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव नेचर का लग रहा है, एफ बी क्यू ई बी ऑन प्लस क्यू, रिपल्सिव नेचर का लग रहा है, ये रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव। अब यहाँ पे दीजिए नंबर 1, वेन वेन E इक्वल्स टू यूनिफॉर्म, जब यूनिफॉर्म हो गया देन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इक्वल टू, दैट इज एफ नेट जीरो, एफ नेट फोर्स नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया तो, और इसलिए so there is no linear movement motion in dipole
ऐसे या ऐसे नहीं करेगा। सेकेंड केस हो रहा क्या, when E is नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म होगा तब आपके पास जो ये फोर्स है एफ ए बी नॉट इक्वल टू एफ बी, स्लाइट डिफरेंस होगा, स्लाइट डिफरेंस होगा और एफ नेट जीरो नहीं होगा। सो डायपोल moves linearly also, moves linearly also। ये आपने कंक्लूजन दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये रखिए कि ये केस हो या ये केस हो, दोनों केस में इसके दोनों फोर्सेस का कपल बनेगा और बनने के बाद टॉर्क लगेगा। और टॉर्क होगा कितना, उसकी बात यहाँ करें। इसको एडिशनल डायग्राम से इसको भी दिखा लीजिए, आगे समझाने में काम करेगा। ये वेक्टर पी जो इसका था ये इधर से, और थीटा एंगल था, थीटा एंगल दे करके इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दीजिए ये, ठीक है। और ये आपका होगा टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अभी मैं बताऊंगा, इसको बताऊंगा। P क्रॉस E इक्वल टू टाउ डाउनवर्ड ये जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं टॉर्क। टॉर्क एफ ए एफ बी आर ऑलमोस्ट अगर इक्वल है या स्लाइट डिफरेंस है तब दोनों को बात लेते हुए मैं बात कर रहा हूँ। एफ ए एफ बी आर ऑलमोस्ट इक्वल, अपोजिट एंड पैरेलल, so form couple and hence torque exists on dipole, torque acts on dipole कर दीजिए, acts on dipole, torque either force into perpendicular distance। ये आपका टॉर्क का फार्मूला होता है और ये टॉर्क का साइन है टाउ। दिस इज आइदर फोर्स में से कोई एक ले लीजिए, एफ ए और एफ बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने लिया 2l साइन थीटा। ये नेक्स्ट टाउ इज इक्वल टू एफ ए और एफ ई क्या है, क्यू ई है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इतना ही है, और अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है तो स्लाइट डिफरेंस होता है। स्लाइट डिफरेंस से टॉर्क नहीं चेंज हो पाता है, टॉर्क लगता ही लगता है, और उनमें से दोनों में से कोई एक फोर्स आप ले सकते हैं। उसका मैं एग्जांपल अभी दूंगा, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। क्यू ए इंटू 2l साइन थीटा, और यहाँ से आपका 2l और q को एक साथ ले लें तो ये एक फॉर्मूला पे जा रहा है आपका 2l क्यूब e साइन थीटा। 2l क्यूब क्या है, वेक्टर p है, इसलिए टाउ इज इक्वल टू p साइन थीटा। अब ये आपका फॉर्मूला निकला स्केलर टर्म में, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है, टॉर्क का ये फॉर्मूला निकला। यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है, क्योंकि डायरेक्शन को बताने वाला कोई चीज़ हमें दिख नहीं रहा। लेकिन हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड होकर के साइन थीटा के साथ आए, जैसे कि ए बी को मल्टीप्लाई करके साइन थीटा, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, साइन थीटा के साथ आए, तो ये क्या होता है, ए क्रॉस बी। ऑल ऑफ यू नो दैट दिस इज equal to a cross b, and therefore we can write here tau is equal to a p cross e। अब ये टाउ का डायरेक्शन हमको मिलने लगा, और वो कैसे मिलेगा, तो यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल। ये क्या बताता है कि आप जो कर्लिंग फिंगर है उसको इनके प्रोडक्ट के
डायरेक्शन में रखिए। जैसे पी को ई से कर रहे हैं, ये आपने ठीक है ऐसे रखिए, पी से ई जा रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं क्लॉकवाइज, यहाँ पर रखिए पी से ई, तो ये आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने इसको रख दिया इसके डायरेक्शन में पी क्यू, और अंगूठा किधर जा रहा है अंदर की ओर जा रहा है, मतलब ये हुआ कि टॉर्क जो है, टॉर्क यहाँ पे जो लग रहा है वो अंदर की ओर लग रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसको इस केस में लेकर के, ये पी है और ये आपका ई है, ऐसे। तो आपने स्क्रू रूल लगाई है, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है, पी क्रॉस ई लेना है, तो पी से ई जा रहे हैं आप, ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इसको आप जो है कर्लिंग फिंगर को क्लॉकवाइज कर दीजिए। और अब अंगूठा किधर है अंदर की ओर है, तो सर ये इनटू द पोर्ट, इनटू द बता रहा है। अगर इसको मैं अंदर इसे ऐसे लूंगा तो ये डाउनवर्ड जाएगा, इस तरह से। अगर ई से पी जा रहे हैं, ई से पी जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ई क्रॉस पी, तो आप इसको उलटेंगे, क्लॉकवाइज डाले, एंटी क्लॉकवाइज डालेंगे इसको, ये हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज। अब ये अंगूठा किधर है बाहर की ओर है, तो सर टॉर्क का बाहर की ओर लग रहा है उस पर। बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, कैप खोलने का बंद करने का। आप जब कैप खोलते हैं, मान लीजिए टाइट कर रहे हैं कैप, तो कैप जब टाइट करते हैं तो दो फोर्सेस आपके आते हैं, इस तरह का जो आप स्टीयरिंग पर मैंने शुरू में बताया था, एक फोर्स ये हुआ आपका इधर और एक फोर्स इधर, ये दोनों आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होते हैं, दोनों पैरेलल अपोजिट होते हैं, ये कपल बनाते हैं, टॉर्क बनता है। तो अब ये देखिए कि ये दोनों जो उंगलियां हैं ये आपका क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये वेक्टर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। तो अभी मैंने क्या बताया, क्लॉकवाइज जब ये रहेगा तो टॉर्क किधर अंदर की ओर है, तो जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं उसे तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर मिल रहा है अंदर मिल रहा है, इसलिए वो अंदर की ओर बंद होने लगता है, ये बात होता है, खोलने में भी उसका ठीक है अप्लाई करिए। कुल मिलाकर के ये टॉर्क का फॉर्मूला निकला। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस का। एक चीज याद रखिएगा कि वेक्टर प्रोडक्ट में जो दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर के तीसरा फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी देते हैं, तो ये क्वांटिटी हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। देखिए यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर है, इस पर भी इस पर भी, तो याद में रहिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट कुछ बातें ऐसे लिख लिया जाए कि टाउ इज इक्वल टू मिला क्या है, पी साइन थीटा, और यहाँ पर हम लोग अगर करें इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें 1 न्यूटन पर कूलम, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 न्यूटन पर कूलम ले लें, और डायपोल को आप रख दीजिए इससे परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो डायपोल पी था ऐसे आप पी का डायरेक्शन ऐसे ले लीजिए, ऐसे प्लेस करिए, तो थीटा कितना हो गया 90। ऐसे कंडीशन में जब आप रखेंगे और ये आपका हो गया कितना 1 न्यूटन पर कूलम, थीटा 90 पर डायपोल रखा हो, तब इस पे टॉर्क जो लग रहा हो कितना लग रहा है, तो सब टॉर्क लग रहा है पी के बराबर, या पी लग रहा है टॉर्क के बराबर। दैट इज टॉर्क एक्टिंग इन दिस केस, टॉर्क इन दिस केस इज कॉल्ड डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन भी निकलता है यहाँ से। मोमेंट मतलब कि जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट वैल्यू का हो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें रखा जाए 90 डिग्री पे, तो उस पर जितना टॉर्क लग रहा है वो उसके इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बराबर होता है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा था उसके बारे में। फोर्स ऑन डायपोल थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं। आपने निकाला एफ इज इक्वल टू क्यू ई ए और एफ बी इज इक्वल टू क्यू ई बी। देयरफॉर मान लेते हैं कि अभी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, ये आपका बढ़ता घटता जा रहा है। तब नेट फोर्स कितना हो रहा है, एफ नेट, एफ ए या एफ बी किसी में से घटाइए, अभी फिलहाल ये घटा दिया मैंने, क्यू ई ए माइनस क्यू ई बी, और एफ इज इक्वल टू क्यू को कॉमन लीजिए ई ए माइनस ई बी अपॉन, अभी इतना आपको मिला, क्या करें आप यहाँ पे कर दें इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये वेक्टर डायपोल मोमेंट का में कन्वर्ट हो जाए, और यहाँ डाल दीजिए। तो अब ये क्या दे रहा है मुझे, ये दे रहा है एफ इज इक्वल टू पी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एल। समझ में आ रहा, यहाँ पे डेल्टा एल टेंड्स टू इन्फिनिटी पे चला जाए, टेंड्स टू 0 पे चला जाए। ये क्या बता रहा है कि जब ये डायपोल रखा गया था इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, हटाइए इसे और 2 मिनट
की बात करते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है E, डायपोल मैंने रखा -q + q, अब इस पर फोर्स ये Fb है और इस पर फोर्स Fa है, ठीक है। ये कह रहा है क्या कि अगर ये इंक्रीजिंग है, इधर इंक्रीजिंग केस है, तो ऑटोमेटिक हो गया क्या, यहाँ कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, ये कम होगा, तो इसमें से इसको हटा दीजिए, जितना फोर्स मिलेगा वो ये डेल्टा ई, ठीक है, और डेल्टा ई, और ये आपका डेल्टा पी का वैल्यू जितना वो रख दीजिए, बीच का डिस्टेंस रख दीजिए, ये टोटल फोर्स कितना लग रहा है उस पर दिखा देगा। और एक बात बता दें, जैसे मान लीजिए कि आपने ये कॉम को वो किया, रब किया और किसी चीज़ से इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, या पेन को रब किए चार्ज आ गया, है ना, और ये बीट ऑफ पेपर आपने लिया यहाँ पे रख दिया, बीट ऑफ पेपर आपने लिए रखा, तो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा यहाँ पे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज करेगा, और आप जानते हैं कि ये पोलराइज कर दिया, ये -q और ये +q, तो ये तो स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड है, तो ये डायपोल बन गए ना, एक डायपोल, दो डायपोल, तीन डायपोल, ये डायपोल बन गए। तो डायपोल को जब मतलब कहने का है, जैसे ही हम चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज के पास रखते हैं तो उसमें वो जो है डायपोल क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, और अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे इसका है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फोर्स होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे इसका फोर्स घटता जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे ये हम चार्ज करें तो कागज पूरा यहाँ खींच लेगा, यहाँ नहीं खींचेगा, क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे दूर जा रहा फील्ड लाइन वीक हो रहा, तो वही बात है। तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कम है, इसलिए इस डायपोल पे नेट फोर्स ये लगा और ये इसे खींच लेता है। मतलब हुआ कि डायपोल को जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जैसे कि यहाँ, तो उस पर सब फोर्स लगता है, लाइनियर मोशन देता है और उसे सीधा खींच लेता है। एक और एग्जांपल तुम लोग को देना चाह रहे हैं, और वो मैग्नेट से रिलेटेड देना होता है। आप सभी जानते हैं नॉर्थ है, साउथ है, अगर आप कोई आयरन नेल या लोहे का टुकड़ा रखें तो इस पर ये इंडक्शन करेगा, इंडक्शन करने से ये नॉर्थ है तो ये साउथ लाएगा, फिर इधर नॉर्थ लाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब ये करता है तो यहाँ पर इसका फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका फील्ड वीक है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे दोनों का F1 ये वाला फोर्स इस तरह का, इसका स्ट्रॉन्ग है, इसका कम है, तो नेट फोर्स इस पर आने लगता है, और जैसे जैसे ये आता है आगे, तो अब इसका फोर्स वीक होने लगता है, इसका दोनों का फोर्स लगभग एडजस्ट होने लगते हैं, और दोनों का फोर्स ये बराबर हो जाता है, तब नेट फोर्स 0 हो जाता है, और दोनों फोर्स मिल करके कपल बनाते हैं और टॉर्क लगाते हैं। तो ये शुरू में ऐसे खिंचाता है, फिर ऐसे मूव कर जाता है, ये टॉर्क के चलते घुमा और ये नेट फोर्स के चलते हुआ, ये नेट फोर्स दिया इतना मोशन, और जैसे आगे जाता है तो फिर ये दोनों का फोर्स बराबर होने लगता है, और इसलिए नेट फोर्स 0 हो जाता है बस। बट टॉर्क काम करता रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फोर्स कम बेसी हो थोड़े बहुत कोई बात नहीं, बट टॉर्क काम करता रहता है। तो टॉर्क यहाँ से भी काम कर रहा था, लेकिन इफेक्टिव था यहाँ फोर्स, इसलिए फोर्स खींचा, और जब यहाँ पे फोर्स 0 हो गया तब जाके टॉर्क अपना एक्ट किया और इसे घुमा करके इस तरह से सटा दिया। इस तरह से ये भी आपका बता रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हम डायपोल को रखेंगे तो क्या होगा, पहले वो खिंचाएगा क्योंकि नेट फोर्स पर काम कर रहा है, और उसके बाद फिर वो रोटेशनल मोशन में जाएगा क्योंकि अब टॉर्क में आ गया। ये बात है। थैंक यू।